क्या दूसरे देश भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता को देखकर जल रहे हैं और इसी वजह से जापान जैसे देशों ने चांद पर जाने का मन बनाया है। चंद्रयान 3 मिशन की तुलना में जापान के द्वारा चांद की सतह पर भेजे गए रॉकेट में क्या अंतर है। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि चांद का सबसे काला हिस्सा कौन सा होता है और चांद का वो कौन सा हिस्सा है जिसे चांद का समंदर भी कहा जाता है। साथ ही आज हम आपको चांद के उस हिस्से के बारे में भी बताएंगे जिसे हम धरती पर खड़े रहकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जापान के द्वारा चलाए गए इस मिशन में भेजे गए रॉकेट को चांद की सतह पर पहुंचने में कितने दिनों का समय लगेगा और आखिर जापान ने चांद की सतह पर रॉकेट भेजने के साथ साथ एक सैटेलाइट क्यों भेजा है। इस खास तरह की सैटेलाइट की क्या क्या खासियतें हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथरम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों आपको याद ही होगा कि अभी कुछ समय पहले ही भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 मिशन में किस तरह से सफलता हासिल की थी और इस सफलता के बाद जहां पूरे भारत भर में खुशी का माहौल था, वहीं कुछ देश भारत के इस कारनामे को देखकर न केवल हैरान थे बल्कि वो भारत के बारे में उल्टा सीधा तक बोलने लगे। वहीं कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने बिना ज्यादा देर किए खुद भी चांद पर उतरने का फैसला किया और उन्हीं में से एक देश जापान भी है। बता दें कि जापान अगर आने वाले समय में चांद की सतह पर सफलता से उतर पाता है तो वो दुनिया का 5वां ऐसा देश बनेगा जो चांद की धरती तक पहुंच पाया है। जी हाँ, चंद्रयान की सफलता के बाद जापान ने भी चांद पर कदम रखने का फैसला किया है और इसी वजह से 7 सितंबर 2023 को सुबह 8:12 पर जापान ने भी अपना एक रॉकेट चांद की तरफ भेजा है। बता दें कि जापान के द्वारा चलाया गया ये मून मिशन बाकी देशों की तुलना में काफी अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां दूसरे देशों के द्वारा भेजे गए रॉकेट चांद की सतह पर उतरने से ठीक पहले डिसीजन ले लेते हैं कि रॉकेट को किस जगह पर उतरना है, वहीं जापान के वैज्ञानिकों ने पहले से ही चांद पर एक खास जगह चुन ली है जहां पर आने वाले समय में वो अपना रॉकेट लैंड करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस रॉकेट का नाम H2A रखा गया है और इस रॉकेट को जापान के तानिगाशिमा स्पेस सेंटर से चांद की तरफ लॉन्च किया गया है। बता दें कि इस मिशन को जापान की स्पेस कंपनी JAXA ने मून सुपर नाम दिया है और इस रॉकेट में लगे लैंडर को स्लिम नाम मिला है। वहीं बात करें रोवर की तो चंद्रयान 3 की तरह इस रॉकेट में किसी भी तरीके का रोवर मौजूद नहीं है क्योंकि ये रॉकेट चंद्रयान 3 से काफी अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे देश के द्वारा चांद पर जब कोई रॉकेट भेजा जाता है तो वो मून की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ही इस बात का फैसला करता है कि चांद पर उतरने के लिए कौन सी जगह सही है। वहीं जापान के द्वारा चलाए गए इस मिशन के चलते भेजा गया रॉकेट किस जगह पर उतरेगा उस जगह को पहले से ही निर्धारित कर लिया गया है। ये जगह एक ढलान की तरह है। बता दें कि ये रॉकेट चांद की सतह पर उतरने से पहले 2 बड़े आकार के पेलोड्स छोड़ेगा। इन दोनों में से एक पेलोड ठीक मेढक की तरह उछल उछल कर चांद की सतह पर घूमेगा और फिर अलग अलग तरह के प्रयोग करेगा। वहीं दूसरा पेलोड रेगिस्तान में चलने वाले किसी जानवर की तरह चांद की सतह पर चक्कर लगाएगा। वैसे क्या आपको पता है कि जापान के द्वारा चांद की सतह पर भेजा गया स्लिम लैंडर उस जगह पर उतरेगा जिसे हम धरती पर खड़े रहकर अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगर स्लिम की बात हो रही हो तो बता दें कि जापान के द्वारा चांद पर भेजे गए स्लिम का वजन करीब 200 किलो है और ये चंद्रयान की तुलना में काफी छोटे आकार का है। बात करें चंद्रयान की तो चंद्रयान में इस्तेमाल किया गया स्लिम का वजन 1750 किलो के करीब था और इसका आकार भी काफी बड़ा था। ये साफ दिखाता है कि जापान के द्वारा बनाए गए स्लिम और चंद्रयान मिशन में इस्तेमाल किए गए स्लिम में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे अगर आपको स्लिम के बारे में नहीं पता तो बता दें कि यह खास तरह का उपकरण रॉकेट को चांद की सतह पर एकदम सटीक लैंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जानकारों का कहना है कि ये स्लिम मेर रेक्टर्स लैंड साइट पर भी उतर सकता है। अगर आपको चांद पर मौजूद इस जगह के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि इस जगह को चांद का समुद्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस जगह पर सबसे ज्यादा अंधेरा है जो धरती से देखने पर किसी काले धब्बे की तरह लगता है। वैसे आपने आखिरी बार कब अपने मोबाइल स्क्रीन से अपना ध्यान हटाकर चांद को अच्छे से देखा था? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांद की सतह पर भेजे गए इस रॉकेट में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने के साथ साथ इस रॉकेट में इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक भी लगाई गई है। ऐसे में चांद से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही आसानी से कैमरे में नजर आ जाएगी। खैर, लैंडिंग के बाद ये रॉकेट चांद की सतह पर मौजूद ओलिवाइन स्टोन्स नाम के पत्थरों की जांच करेगा और ऐसा करने से वैज्ञानिकों को न केवल चांद की उत्पत्ति के बारे में पता चल सकता है, बल्कि उन्हें ऐसा करके चांद से जुड़े और भी कुछ रोचक तथ्य जानने को मिल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान ने चांद की सतह पर इस खास तरह के रॉकेट के साथ साथ एक सैटेलाइट भी भेजा है। बता दें कि इस सैटेलाइट का नाम एक्सट्रिज्म है, जो चांद की सतह के करीब पहुंचने के बाद उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी और चांद से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करने का काम करेगी। बता दें कि इस खास तरह की सैटेलाइट को बनाने में जापान के साथ साथ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खास तरह की सैटेलाइट चांद पर बहने वाली खतरनाक प्लाज्मा हवाओं को बड़े ही आसानी से जांच कर सकती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई ये प्लाज्मा हवाएं क्या है? तो बता दें कि अगर ये सैटेलाइट प्लाज्मा हवाओं की जांच कर सकी तो हम पता लगा पाएंगे कि तारे कैसे बने थे और आकाश गंगाएं किस तरह से अस्तित्व में आई थी और उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सैटेलाइट जापान के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसलिए अगले साल के फरवरी महीने में चांद की सतह पर जब H2A नाम का रॉकेट उतरेगा तो इस रॉकेट के साथ साथ दुनिया भर की नजर एक्सट्रिज्म नाम की सैटेलाइट पर भी होगी, जो आने वाले समय में कई चौंकाने वाली जानकारियां दे सकती है। खैर, अगर बात करें H2A नाम के इस रॉकेट की, तो लॉन्च होने के कुछ समय बाद तक इस रॉकेट में 2 बूस्टर्स लगे हुए थे और लॉन्च होने के करीब 1.01 मिनट बाद जब ये रॉकेट धरती से करीब 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये दोनों ही बूस्टर्स H2A से अलग हो गए और इन बूस्टर्स के अलग होते ही इस रॉकेट का लिक्विड इंजन काम करने लगा। इस इंजन के शुरू होने के कुछ देर बाद यानी धरती से करीब 161 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस रॉकेट ने अपने दोनों हीट शील्ड्स खुद से अलग कर दिए। ऐसे में रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा अलग होने के साथ साथ उसका वजन भी काफी कम हो गया। वहीं धरती से करीब 360 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर इस रॉकेट से लिक्विड इंजन भी अलग हो गया और इस लिक्विड इंजन के अलग होते ही रॉकेट में मौजूद क्रायोजेनिक इंजन ने अपना काम करना शुरू कर दिया और फिर ये रॉकेट स्नाइपर को लेकर धीरे धीरे अर्थ की ऑर्बिट की तरफ बढ़ने लगा। और ऐसा होने के कुछ ही समय बाद ये रॉकेट धीरे धीरे मून ऑर्बिट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा करने से ठीक पहले इस रॉकेट ने धरती के इर्द गिर्द 2 चक्कर लगाए और फिर ये रॉकेट धीरे धीरे ट्रांस लूनर ट्रेजेक्टरी की तरफ पहुंच गया। यानी अब ये रॉकेट अगले 3 से 4 महीने में चांद की सतह पर उतर जाएगा। खैर, चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ये रॉकेट करीब 1 महीने तक चांद के चक्कर लगाएगा और इसके बाद ये रॉकेट चांद की सतह पर उतरेगा। बता दें कि चांद की सतह पर उतरने से पहले के आखिरी 20 मिनट इस रॉकेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस रॉकेट में किसी भी तरह के पास नहीं लगे हैं जो कि चंद्रयान 3 में लगे थे। ऐसे में इस रॉकेट को आने वाले समय में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि ये रॉकेट कुल 5 चरणों को पूरा करने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जापान के द्वारा चांद पर भेजा गया रॉकेट वहां पर आसानी से उतर सकेगा या फिर जापान की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा? इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जापान के द्वारा भेजे गए ये रॉकेट भारत के चंद्रयान 3 मिशन की तुलना में ज्यादा कामयाब रहेगा? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप आगे भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले समय में हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दे सके।